गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आई होप आप बिल्कुल फाइन होंगे। और हमारे द्वारा जो अपना जो यूट्यूब चैनल है एपीएस बासनी, उसके ऊपर जो बनाए गए जो वीडियोस हैं उन वीडियोस को आप केयरफुली देख रहे होंगे। ठीक है, आज की जो क्लास है वो 11th क्लास है अपनी। ये क्लास इंग्लिश मीडियम वाले जो बच्चे हैं उनके लिए। ठीक है, सो आज का जो अपना टॉपिक है वो है माइटोकॉन्ड्रिया, इज इम्पोर्टेंट टॉपिक फॉर 11th क्लास एंड ऑल कंपटीशन एग्जाम। ठीक है, क्या कह रहा हूं मैं कि 11th क्लास के साथ साथ दूसरी जो कंपटीशन जो क्लासेज होती हैं या कंपटीशन जो एग्जाम होते हैं उनके लिए माइटोकॉन्ड्रिया वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक फॉर बायोलॉजी या ऑल ओवर साइंसेज या एवरीडे जो साइंस होती है उसके लिए ये एक बेहतरीन टॉपिक है। और यहाँ से क्वेश्चन जो है वो 100% पुटअप किया जाता है। ठीक है, चाहे उसकी डिस्कवरी से संबंधित हो, चाहे उसकी स्ट्रक्चर से संबंधित हो, या फिर उसके आकार प्रकार जो भी होते हैं उनके साइज शेप वगैरह जो हैं उन सब से संबंधित यहाँ से कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर पुटअप किया जाता है। तो आज का जो वीडियो है वो बिल्कुल इंपॉर्टेंट है आपके लिए और बिल्कुल अच्छी तरह से आप केयरफुल होकर इसे देखेंगे। टॉपिक है माइटोकॉन्ड्रिया। क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, ये एक ऑर्गेनेल्स है जो कि हमारी जो यूकैरियोटिक जो सेल्स होती हैं उनके अंदर पाया जाने वाला एक बेहतरीन टॉपिक है। जो रेस्पिरेशन जो सिस्टम होता है या हमारा जो रेस्पिरेशन है, जो सेलुलर जो रेस्पिरेशन होते हैं उसके लिए रेस्पॉन्सिबल ऑर्गन है। सो इसके बारे में आज हम बहुत कुछ आपको बताने वाले हैं। ठीक है, लेट्स बिगिन क्लास और आप बिल्कुल केयरफुली होकर सुनना इस चीज़ को। माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है, अगर इसकी डेफिनेशन की बात करें तो पहले ये एक चीज़ और क्लियर मैं आपसे करना चाहूँगा, वो क्या है कि जो ऑर्गेनेल्स होते हैं, ऑर्गेनेल्स जो होते हैं जितने भी, यानी कि जो कोशिकांग होते हैं जो एक कोशिका के अंदर पाए जाते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्जिका है, लाइसोसोम है, ईआर है, प्लास्टिड हैं, या फिर वोक्यूल्स है। ठीक है, या जो माइक्रोबॉडीज हैं, ये सभी जो होते हैं ये क्या कहलाते हैं? ऑर्गेनेल्स कहलाते हैं, यानी कि कोशिकांग कहलाते हैं। इनमें सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड होते हैं। अक्सर यहाँ से क्वेश्चन जरूर पुटअप किया जाता है। इनकी कुछ हम श्रेणियाँ बना देते हैं, सीरीज बना देते हैं, या इनको टाइप अलग अलग प्रकार से हम पढ़ने की कोशिश करते हैं कि ऑर्गेनेल्स जो होते हैं उन्हें हम 3 ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं। पहले होते हैं डबल मेम्ब्रेन, ठीक है, दूसरे होते हैं सिंगल, और तीसरे होते हैं मेम्ब्रेन लेस। हालांकि ये आपको नोट नहीं करना है, लेकिन आपकी जानकारी के लिए मैं बहुत अच्छी चीज़ बता रहा हूँ आपको। इसे हमेशा याद रखेंगे कि एक सेल्स के अंदर जो यूकैरियोटिक जो सेल्स होती हैं उनके अंदर पाए जाने वाले जो ऑर्गेनेल्स होते हैं उन ऑर्गेनेल्स की हम 3 श्रेणियाँ बनाते हैं उनके अध्ययन के लिए, फॉर स्टडी देयर स्टडी। डबल मेम्ब्रेन, सिंगल मेम्ब्रेन और मेम्ब्रेन लेस। ठीक है, मेम्ब्रेन लेस। तो इनमें डबल जो मेम्ब्रेन होते हैं वो 2 ऑर्गेनेल्स होते हैं। उनमें से एक तो होता है माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, कौन सा होता है? माइटोकॉन्ड्रिया। एंड सेकंड जो होता है वो होते हैं प्लास्टिड या क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट, ये दोनों कैसे होते हैं? डबल मेम्ब्रेन होते हैं। सिंगल मेम्ब्रेन जो होते हैं उनकी हम पहले चर्चा कर चुके हैं, 1-2 हम पढ़ चुके हैं, जैसे लाइसोसोम है या गोल्गी बॉडीज है, ठीक है, या ईआर है। ये सभी क्या होते हैं? सिंगल मेम्ब्रेन होते हैं। और जो मेम्ब्रेन लेस होते हैं उनमें नाम आता है राइबोसोम का। किसका? राइबोसोम का नाम आता है। ठीक है, तो इस चीज़ को भी आप बिल्कुल अच्छी तरह से ध्यान रखेंगे, क्योंकि जहाँ पर हम डेफिनेशन की बात करते हैं इन ऑर्गेनेल्स की, तो वहाँ डेफिनेशन में हम एक शब्द इस्तेमाल करते हैं डबल मेम्ब्रेन, सिंगल मेम्ब्रेन। ठीक है ना, तो इस तरह से आप इस चीज़ को याद रखेंगे। ठीक है, आई होप आपको ये जानकारी समझ में आ गई होगी। अब हम बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की। माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो, उसकी अगर हम परिभाषा की बात करें तो कह रहे थे माइटोकॉन्ड्रिया इज ए सेमी ऑटोनोमियस, माइटोकॉन्ड्रिया इज ए सेमी का मतलब होता है अर्ध,
माइटोकॉन्ड्रिया इज ए सेमी ऑटोनोमियस का मतलब होता है ठीक है, स्वयं पर डिपेंड एक कोशिकांग है ये, यानी कि स्वयं का इसके पास डीएनए होता है। ऑटोनोमियस का मतलब अपने आप जो होता है ये विभाजित होने की इसके अंदर क्षमता होती है, डिवाइड हो सकता है ये, क्यों, इसके पास स्वयं का क्या होता है, डीएनए पाया जाता है। ये शब्द भी अपने आप में बेहद इंपॉर्टेंट है और परीक्षा प्रतियोग जो परीक्षाएं होती हैं उनमें अक्सर इस क्वेश्चन को पुटअप किया जाता है। जो कंपटीशन एग्जाम होते हैं उनके अंदर ये जो शब्द है ये अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन जो होता है वो इस प्रकार से पुटअप किया जाता है कि वे कौन कौन से ठीक है ऑर्गेनिल्स हैं जिनके पास स्वयं का डीएनए होता है, जो सेल्फ जो अपना डीएनए जो होते हैं वो रखते हैं या उनके अंदर सेल्फ डीएनए फाउंड होता है, पाया जाता है। सो आप बता सकते हैं एक तो माइटोकॉन्ड्रिया और दूसरे होते हैं क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, ये सामान्य जानकारी भी आप याद रखेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया इज ए सेमी ऑटोनोमियस डबल मेम्ब्रेन डबल मेम्ब्रेन बाउंड, यानी कि दोहरी झिल्ली से, अभी मैंने बताया था, व्याख्या की थी मैंने कि दोहरी डबल मेम्ब्रेन बाउंड ठीक है ऑर्गेनिल्स है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनिल्स है ठीक है, जो कि कहां पाया जाता है, फाउंड इन यूकैरियोटिक सेल। ठीक है, फाउंड इन यूकैरियोटिक सेल। ये सेल ओके, ये इसकी परिभाषा है कि माइटोकॉन्ड्रिया एक सेमी ऑटोनोमियस डबल मेम्ब्रेन जो है वो अर्ध स्वायत्तता पाई जाती है इसके अंदर। ठीक है, यानी कि अपनी प्रतिकृति ये स्वयं तैयार कर सकता है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, ये ध्यान रखना। सेमी ऑटोनोमियस होता है ये, और साथ ही साथ डबल मेम्ब्रेन होता है, जो कि किन में पाया जाता है, जो हमारी यूकैरियोटिक जो सेल्स होती हैं उनके अंदर ये पाया जाता है। इन शब्दों को आप जरूर याद रखेंगे, सेमी ऑटोनोमियस एंड डबल मेम्ब्रेन। ठीक है, अगर हम डिस्कवरी की बात करें तो हम क्या कह सकते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया वर फर्स्ट डिस्कवर, माइटोकॉन्ड्रिया वर फर्स्ट डिस्कवर किसके द्वारा किया गया था, बाय कोलिकर। ठीक है, बाय कोलिकर। ध्यान रखना इस लाइन को, ये वैज्ञानिक का नाम है, क्या नाम है, कोलिकर। कोलिकर नामक जो वैज्ञानिक थे उनके द्वारा सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया को देखा गया था। हालांकि नाम वाम कुछ नहीं दिया था उस समय तक, लेकिन इस संरचना की डिस्कवरी यानी कि जो खोज है वो किसके द्वारा की गई थी, वो कोलिकर के द्वारा की गई थी। लेकिन बात यहाँ पर यह भी आती है कि कोलिकर ने इन्हें कहाँ देखा था। ठीक है, तो आगे लिख सकते हैं, कोलिकर इन अनस्टेटेड, जो स्टेटेड होती हैं, अनस्टेटेड मसल्स। ठीक है, मसल्स ऑफ इंसेक्ट। समझ गए, ये इसकी डिस्कवरी से संबंधित बात है कि माइटोकॉन्ड्रिया वर फर्स्ट डिस्कवर बाय कोलिकर। माइटोकॉन्ड्रिया को सबसे पहले किसके द्वारा खोजा गया था, कोलिकर के द्वारा खोजा गया था। एक वैज्ञानिक थे ठीक है, जिनके द्वारा सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया को देखा गया था। ठीक है, और किसमें देखा, अनस्टेटेड मसल्स जो होती हैं, यानी कि जिन्हें हिंदी में अरेखित पेशियां कहते हैं, वो भी किनकी, कीटों की। ठीक है, ऑफ इंसेक्ट। इंसेक्ट मीन्स कीट जो होते हैं, उनकी जो अनस्टेटेड जो मसल्स होती हैं या उनकी जो अरेखित जो पेशियां होती हैं, उन अरेखित पेशियों में खोजा गया था सबसे पहले किसे, माइटोकॉन्ड्रिया को सबसे पहले, या इस तरह की जो स्ट्रक्चर होती है वो सबसे पहले कहाँ देखी गई थी, कीटों की अरेखित पेशियों में या अनस्टेटेड जो मसल्स होती हैं इंसेक्ट की, उनके अंदर कोलिकर के द्वारा सबसे पहले इसे देखा गया था। ठीक है, ये भी आप अच्छी तरह से याद रखेंगे इस लाइन को भी। अगर आगे हम बात करें इसकी, द लेटर कॉइन्ड बायोप्लास्ट बाय ऑल्टमैन, इसके पश्चात ऑल्टमैन ने इसे अलग ही नाम दिया था,
या ऑब्जर्व जो किया था, हम लिख सकते हैं लेटर, बाद में कॉइन्ड बायोप्लास्ट। बाय ऑल्टमैन। ठीक है, बाद में इसे किसने, ऑल्टमैन नामक जो वैज्ञानिक थे उनके द्वारा इन 1887 या 86 के आसपास की बात है। ठीक है, डेट कोई मायने नहीं रखती है। तो बायोप्लास्ट नाम किसने दिया, इन्हें ऑल्टमैन ने नाम दिया। ठीक है, बायोप्लास्ट जो नाम दिया था वो किसके द्वारा दिया गया, वो ऑल्टमैन के द्वारा दिया गया, खोज खोली करने की। ठीक है, बाद में इन्हीं स्ट्रक्चर को पॉइंट किया गया या समझा गया या ऑब्जर्व किया गया, किसके द्वारा, ऑल्टमैन के द्वारा ऑब्जर्व किया गया और इन्हें बायोप्लास्ट नाम दिया गया। ठीक है, इन प्लांट सेल्स। अब इसके पश्चात आती है कि माइटोकॉन्ड्रिया नाम किसने दिया। ये तो खोज वगैरह की बात हो गई। ठीक है, इससे नेक्स्ट आप नोट कर सकते हैं, नेम्ड जो होता है, यानी कि इसका जो माइटोकॉन्ड्रिया जो नाम है वो किसके द्वारा दिया गया था। द ऑर्गेनिल्स वर देन रीनेम्ड, द ऑर्गेनिल्स वर रीनेम्ड। पहले तो क्या नाम दिया गया, बायोप्लास्ट, लेकिन बाद में इसका नाम जो है वो बदल दिया गया। द ऑर्गेनिल्स वर रीनेम्ड किसके द्वारा, माइटोकॉन्ड्रिया। क्या नाम दिया गया, रीनेम्ड माइटोकॉन्ड्रिया। क्या नाम दे दिया गया, माइटोकॉन्ड्रिया नाम दे दिया गया बायोप्लास्ट को। किसके द्वारा दिया गया, बाय बेंडा। ठीक है, वैज्ञानिक का नाम क्या है, शायद आपको नीचे नजर नहीं आएगा, माइटोकॉन्ड्रिया। यहां पर लिख देता हूं, इस लाइन का जो बचा हुआ है वो बाय बेंडा। वैज्ञानिक का नाम क्या है, बेंडा नाम है। ठीक है, बाय बेंडा इन 1897, लगभग 1997 के आसपास की बात है। ठीक है, तो ये है माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में सामान्य जानकारी। आपको बिल्कुल पसंद आई होगी और समझ में भी आई होगी जो मैं बताना चाह रहा हूँ आपको। ठीक है डियर स्टूडेंट, जो इम्पोर्टेंट है वो यही है कि माइटोकॉन्ड्रिया से क्वेश्चन जरूर पुटअप किए जाते हैं हमेशा। और आपकी जो 11th जो क्लास है इसके अंदर भी जो आपके ईयरली एग्ज़ाम हो या फिर दूसरे जो हाफ ईयरली एग्ज़ाम हो, उन सभी के अंदर इस क्वेश्चन को ज़रूर पुटअप किया जाता है, या इस टॉपिक से आपको कोई ना कोई क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलता है परीक्षा में। ठीक है, तो इसे आप केयरफुली अच्छी तरह से याद करेंगे। अब तक की जानकारी आपको समझ में आ गई होगी कि तो माइटोकॉन्ड्रिया एक सेमी ऑटोनोमियस डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स है जो कि यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को सबसे पहले जो डिस्कवर किया गया था वो कोलिकर नामक एक वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था, जो अनस्ट्रक्चर्ड जो मसल्स होती हैं इंसेक्ट की उनके अंदर। ठीक है, बाद के अंदर इसे कॉइंड किया गया और नाम दे दिया गया बायोप्लास्ट। और बायोप्लास्ट जो नाम दिया गया था वो किसके द्वारा दिया गया था, ऑल्टमैन के द्वारा दिया गया था। फिर इस बायोप्लास्ट को रीनेम्ड कर दिया गया, किससे, माइटोकॉन्ड्रिया से। और ये कमाल किसने किया, ये किया हमारे बेंडा भाई साहब ने। ठीक है, किसने किया, बेंडा ने। तो नाम किसने दे दिया इन संरचनाओं को, बेंडा ने नाम दे दिया माइटोकॉन्ड्रिया। ओके, तो ये तो इसकी ब्रीफ हिस्ट्री हो गई जो इसके बारे में सामान्य जानकारी जो है हमें बताती है। नोट कर लीजिए इसे फटाफट। ओके, इसके पश्चात हम बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर की। अगर हम बात करें माइटोकॉन्ड्रिया की स्ट्रक्चर की, ठीक है, तो ये बेहद इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए इसकी स्ट्रक्चर। सो पहले इसके डिस्क्रिप्शन की बात करें कि इसके स्ट्रक्चर में होता क्या क्या है, वो हमें क्लियर हो जाना चाहिए। कि माइटोकॉन्ड्रिया की जो स्ट्रक्चर होती है आप जानते हैं डबल मेम्ब्रेन होता है। ठीक है, तो लिखिए इसके अंदर कि माइटोकॉन्ड्रिया आर मेड ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया आर मेड अप ऑफ
यानी किसके द्वारा बना हुआ होता है, टू मेम्ब्रेन। पहले भी क्लियर हो चुका है, टू मेम्ब्रेन, दो मेम्ब्रेन से मिली हुई एक स्ट्रक्चर होती है। द आउटर मेम्ब्रेन कवर द ऑर्गेनेल्स, दो बाहर और भीतर दो मेम्ब्रेन हो गई, ठीक है। द आउटर मेम्ब्रेन कवर्ड ऑर्गेनेल्स, ठीक है। जो ऑर्गेनेल्स होता है उसे कवर्ड करती है, किसकी तरह, बिल्कुल एक प्रकार से, ठीक है। एंड कंटेन इट लाइक एन स्किन, कंटेन इट लाइक ए स्किन, ठीक है। जैसे हमारी स्किन जो होती है वो हमें कवर करती है, इसी तरह से जो माइटोकॉन्ड्रिया की जो कौन सी मेम्ब्रेन होती है, जो आउटर मेम्ब्रेन होती है डियर स्टूडेंट, वो आउटर मेम्ब्रेन इसे चारों ओर से क्या कर लेती है, कवर कर लेती है। तो माइटोकॉन्ड्रिया आर मेड अप ऑफ टू मेम्ब्रेन, द आउटर मेम्ब्रेन कवर्ड ऑर्गेनेल्स, ऑर्गेनेल्स को क्या करती है, कवर करती है। द इनर मेम्ब्रेन फोल्ड, सेकंड जो है द इनर मेम्ब्रेन, इनर मीन्स जो आंतरिक जो मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। द इनर मेम्ब्रेन फोल्ड्स, क्या बनाती है, वलन बनाती है, ध्यान रखना इस शब्द को, फोल्ड्स, किधर, अंदर की ओर, और मैनी टाइम, और मैनी टाइम, कई बार क्या हो जाती है, ये अंदर की ओर फोल्ड हो जाती है। एंड क्रिएट लेयर्ड स्ट्रक्चर, एंड क्रिएट लेयर स्ट्रक्चर कॉल्ड क्रिस्टी। समझे कुछ, दो लेयर्स हैं, बाहर वाली जो लेयर्स है वो चारों ओर से जो हमारा कोशिकांग यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया है उसे कवर करती है। इनर जो मेम्ब्रेन होती है, इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर आप इस लाइन के ऊपर क्या लिख सकते हैं, इंपॉर्टेंट लिख सकते हैं। अक्सर इस शब्द को, क्वेश्चन को पूछा जाता है, कैसे पूछा जाता है वो अभी थोड़ी देर में हम बताएंगे, पहले इसे समझिए। द इनर मेम्ब्रेन फोल्ड्स, जो आंतरिक जो होती है यानी कि भीतर वाली जो परत होती है इसकी, डबल जो यानी कि अंदर जो मेम्ब्रेन है, वो मेम्ब्रेन क्या करती है, अपने आप को फोल्ड करती है, ठीक है। जैसे पर्दे फोल्ड हो जाते हैं ना, इस प्रकार से यूं, ठीक है, फोल्ड करती है अपने आप को, बहुत कई बार फोल्ड कर लेती है। मेम्ब्रेन फोल्ड्स और मैनी टाइम, बहुत सारी, ठीक है। एंड क्रिएट लेयर्ड स्ट्रक्चर, और ये जो फोल्ड होते हैं, इन फोल्डों के फोल्ड होने से यानी कि जो इनर जो लेयर है उस लेयर के फोल्ड होने से एक स्ट्रक्चर बन जाती है, ठीक है। तो क्या कहा गया, क्रिएट लेयर्ड स्ट्रक्चर, एक क्या बन जाती है, एक स्ट्रक्चर बन जाती है। और डियर स्टूडेंट, इस स्ट्रक्चर को किस नाम से जाना जाता है, CRISTAE यानी कि क्रिस्टी। क्या बोलते हैं इसे, क्रिस्टी बोलते हैं। फिर देख लीजिए क्या है ये, क्रिस्टी है, ठीक है, जो इनर लेयर बनाती है। समझ गए, इस लाइन को अच्छी तरह से याद रखेंगे, ठीक है। क्या बनाती है, क्रिस्टी बनाती है, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको, क्रिस्टी, ओके। F1 पार्टिकल या ऑक्सीसोम भी कह सकते हैं आप इसे, ऑक्सीसोम या F1 कण भी कह सकते हैं आप, ठीक है। फाउंड ऑन सरफेस ऑफ क्रिस्टी, क्रिस्टी की जो बाहरी जो सतह होती है, ठीक है, उस सतह के ऊपर सरफेस, ऑक्सीसोम फाउंड ऑन सरफेस ऑफ क्रिस्टी लाइक ए टेनिस रैकेट। टेनिस का रैकेट देखा है आपने,
बिल्कुल देखा होगा, चित्र के द्वारा ये लाइन अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगी। टेनिस का जो रैकेट होता है वो इस प्रकार से होता है, ठीक है। तो जो ये क्रस्टी होती हैं, जो कि इनर जो हमारी मेम्ब्रेन है माइटोकॉन्ड्रिया की, उसके फोल्ड होने से बनी हुई स्ट्रक्चर है। इस क्रस्टी के ऊपर टेनिस के रैकेट के समान असंख्य कण पाए जाते हैं, जिन कणों को हम ऑक्सीसोम या F1 पार्टिकल्स कहते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? F1 पार्टिकल्स बोलते हैं, ठीक है। ये आपको नजर आ रहा है, बिल्कुल अच्छी तरह से फटाफट इसको उतार लीजिए, फिर हम डायग्राम बनाने वाले हैं। गुड। ओके, तो यहां पे हम डायग्राम बनाते हैं किसका? हमारे माइटोकॉन्ड्रिया भाई साहब का। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो इस तरह की एक स्ट्रक्चर होती है, नजर आ रहा है शायद आपको, ठीक है। इस प्रकार की एक स्ट्रक्चर होती है। इस तरह की, जैसे जुत्ती होती है ना, जुत्ती के समान एक स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। जुत्ती के समान आपको एक स्ट्रक्चर इस प्रकार से नजर आएगी, ठीक है। ये तो चारों तरफ जो हमने बनाई है ये आउटर मेम्ब्रेन हो गई, ठीक है। इसके अलावा आउटर मेम्ब्रेन के साथ साथ इनर मेम्ब्रेन भी होती है। आंतरिक जो मेम्ब्रेन होती है डियर स्टूडेंट, ये आंतरिक मेम्ब्रेन जो होती है फोल्ड कर लेती है अपने आप को इस प्रकार से, यूं, ठीक है। आउटर जो मेम्ब्रेन होती है वो क्या करती है? अपने आप को क्या कर लेती है? फोल्ड कर लेती है। इस प्रकार से अपने आप को क्या करती है? ये फोल्ड कर लेती है, ठीक है। इस तरह की आपको स्ट्रक्चर इसके अंदर नजर आने वाली है। तो ये तो होती है आउटर मेम्ब्रेन, ओके। और ये वाली जो होती है, जो आपको नजर आ रही है, ठीक है, ये क्या होती है? इनर मेम्ब्रेन होती है, ओके। क्या होती है ये होती है डियर स्टूडेंट इनर मेम्ब्रेन, ओके। और इसके बीच के अंदर जो आपको नजर आ रहा है ये सारा का सारा, जिसे मैं थोड़ा सा गहरा कर देता हूं, ठीक है। ठीक है, ये मैट्रिक्स होता है इसके अंदर भरा हुआ, समझ रहे हो आप? ओके। इस तरह की स्ट्रक्चर जो होती है वो माइटोकॉन्ड्रिया सेम टू सेम इस प्रकार का होता है। और ये अब बात जो आती है जिसको समझने की जो चीज है इंपॉर्टेंट जो है वो है क्रस्टी, ठीक है। ये वाले जो हैं, ये जो उंगलियों के समान जो फिंगर लाइक जो प्रोजेक्शन आपको नजर आ रहे हैं, ठीक है। फिंगर लाइक जो प्रोजेक्शन है, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन मीन्स उंगलियों के समान जो आपको उभार नजर आ रहे हैं या फोल्ड जो नजर आ रहे हैं, डियर स्टूडेंट, यही फोल्ड जो होते हैं ये क्या कहलाते हैं? क्या कहलाते हैं? क्रस्टी कहलाते हैं, ठीक है। यही क्या होते हैं? क्रस्टी होते हैं। अभी बताया था फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जो कि इनर वॉल के फोल्ड होने से बनते हैं, एक लेयर्ड स्ट्रक्चर बनती है या फिंगर लाइक प्रोजेक्शन स्ट्रक्चर बनती है, जो कि क्या कहलाती है? क्रस्टी कहलाती है। क्रस्टी की जो सतह होती है, इस सतह के ऊपर डियर स्टूडेंट टेनिस के रैकेट के समान, जैसा कि मैं चित्र बना रहा हूं आपको नजर आ रहा है, ठीक है। इस प्रकार से टेनिस के जो रैकेट होते हैं, टेनिस के रैकेट के समान क्या पाए जाते हैं? छोटे छोटे पार्टिकल्स पाए जाते हैं, छोटे छोटे कण पाए जाते हैं,
ठीक है, जिनकी संख्या बहुत ज़्यादा होती है, असंख्य होती है। डियर स्टूडेंट, ये जो पार्टिकल्स होते हैं, यही पार्टिकल जो होते हैं ये क्या कहलाते हैं, बोलो, ये कहलाते हैं ऑक्सीसोम, या इन्हें हम F1 कण या F1 पार्टिकल्स भी कह सकते हैं। ठीक है, ये क्या कहलाते हैं, F1 पार्टिकल्स। जो हमने गहरा किया है चौक से, ये जो गहरा जो स्थान आपको नजर आ रहा है ये होता है मैट्रिक्स। क्या होता है, मैट्रिक्स होता है, यानी कि अधात्री होती है। तो ये है आपकी स्ट्रक्चर माइटोकॉन्ड्रिया की। आई होप आपको बिल्कुल समझ में आ गई होगी। डिस्क्रिप्ट जो है उसे हमें पहले कर दिया था। अब आप इसे, जो हमारा जो डायग्राम है, इसे फटाफट जो है अपनी नोटबुक में उतार लेना। ठीक है, जितनी जल्दी हो सके इसका स्क्रीनशॉट लेके या फिर इसे पॉज करके आप बना सकते हैं। ठीक है, मैं कुछ देर के लिए रुक सकता हूँ। ठीक है, ये लेयर, ये बीच का जो स्थान नजर आ रहा है ये पेरिकॉन्ड्रियल स्पेस होता है, या पेरी जो है अपना इंटरमेम्ब्रेन स्पेस भी कह सकते हैं आप इसे। ठीक है, नीचे भी होता है ये, क्या होता है ये, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। ठीक है, यानी कि जो दो कलाएं हैं हमारी, जो दो मेम्ब्रेन है, उसके बीच में एक छोटा सा रिक्त स्थान होता है, और यही जो डियर स्टूडेंट जो रिक्त स्थान होता है ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है इंटरमेम्ब्रेन स्पेस या पेरिकॉन्ड्रियल स्पेस। ठीक है, क्या इसे दूसरा नाम भी आप दे सकते हैं, क्या नाम होगा, पेरिकॉन्ड्रियल स्पेस। ठीक है, ये पेरिकॉन्ड्रियल स्पेस कहलाता है। आई होप आपको ये डायग्राम बिल्कुल अच्छी तरह से क्लियर समझ में आ गया होगा। फटाफट बना लीजिए इसको। इसके बारे में जो सामान्य जानकारी है वो मैंने आपको बताई है, साथ ही साथ कुछ थोड़ी बहुत और जानकारियां हैं जो अभी मैं आपको शेयर करना चाहता हूं आपसे। फटाफट चित्र को बनाइए। ओके, बना लिया। अभी खत्म नहीं हुए इसके स्ट्रक्चर। अगर हम आगे बात करें इसकी चित्र से जो डायग्राम बनाया है उसके जस्ट नीचे आप लिखना सकते हैं, द स्पेस बिटवीन द आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन, द स्पेस बिटवीन आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन, जो आउटर और जो इनर जो मेम्ब्रेन होती है इसके बीच का जो स्थान होता है वो क्या कहलाता है, इनर मेम्ब्रेन इज कॉल्ड द पेरिकॉन्ड्रियल स्पेस, इज कॉल्ड द पेरिकॉन्ड्रियल स्पेस। क्या कहलाता है, पेरिकॉन्ड्रियल स्पेस कहलाता है। ओके, अब अगर हम बात करें आगे इसके पश्चात इसके स्ट्रक्चर में और क्या क्या मैट्रिक्स भी होता है, सब हम लिख सकते हैं। ठीक है, द इनर कंपार्टमेंट इज फिल्ड, जो अंदर का जो कंपार्टमेंट है बीच का, दो कंपार्टमेंट बन जाते हैं, एक आउटर और एक इनर। ठीक है, द इनर कंपार्टमेंट फिल्ड किससे भरा हुआ होता है, द इनर कंपार्टमेंट filled with a dense homogeneous substance, filled with a dense यानी कि थोड़ा सा सघन होता है, dense homogeneous substance। ठीक है, तो इनर कंपार्टमेंट फिल्ड विद ए डेंस होमोजीनियस सब्सटेंस, एक समांगी मिश्रण इसके अंदर भरा हुआ होता है, और इसे हम क्या कहते हैं, कॉल्ड द मैट्रिक्स। क्या कहते हैं, कॉल्ड द मैट्रिक्स। ये क्या कहलाता है, ये मैट्रिक्स कहलाता है। डायग्राम के अनुसार आप समझ गए होंगे। तो इनर जो कंपार्टमेंट होता है, अंदर का जो भाग है इसका,
वो किसके द्वारा फिल्ड होता है, वो होमोजेनियस जो सब्सटेंस होते हैं, समांगी एक पदार्थ से भरा हुआ होता है, जिसे हम किस नाम से जानते हैं, मैट्रिक्स के नाम से जानते हैं। अगर इसके कंटेंट की बात करें कि मैट्रिक्स के अंदर होता क्या है, ठीक है, द मैट्रिक्स, जो मैट्रिक्स होता है उसके अंदर क्या क्या भरा हुआ होता है, द मैट्रिक्स पोसेस, धारण करता है, मीन्स पोसेस सिंगल सर्कुलर डीएनए, सिंगल सर्कुलर डीएनए, आरएनए एंड प्रोटीन। और क्या होता है, इसके अंदर प्रोटीन भरा हुआ होता है, ठीक है। तो मैट्रिक्स जो होता है वो एक होमोजीनियस सब्सटेंस होता है, एक समांगी पदार्थ से बना हुआ होता है, और इसके अंदर जो होता है वो क्या क्या पाया जाता है, तो डीएनए उपस्थित होता है, ये ध्यान रखना। एक हमने पहले ही बता चुके हैं कि जो क्या है, जो हमारा जो माइटोकॉन्ड्रिया है डियर स्टूडेंट, ये जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है ये क्या होता है, इसके पास श्रम का एक डीएनए पाया जाता है, साथ इसमें आरएनए भी होता है, और ये प्रोटीन से निर्मित होता है, ठीक है, प्रोटीन से निर्मित होता है ये। अगर हम बात करें किसकी, अगर हम बात करें इसके फंक्शन की, जो कि हमारा आज का लास्ट है माइटोकॉन्ड्रिया संबंधी, फटाफट इसको नोट कर लीजिए पॉज करके, ये चीज़ आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई, डायग्राम भी बनाया है मैंने, ठीक है। अगर इसके फंक्शन की बात करें, टॉपिक डाल लेना, फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, कि जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसका कार्य क्या है, काम क्या करता है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया कार्य क्या करता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कार्य होता है इसका, वो क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया आर द साइट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया आर साइट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। यानी कि जो वायवीय जो श्वसन होता है, कोशिकीय जिसे श्वसन कहते हैं, उसके लिए ये स्थान होता है। इसमें क्रेब्स चक्र नाम की एक वो चलती है, आने वाली जो आपके जो एक चैप्टर हैं उसके अंदर हम इसको भी बिल्कुल क्लियर करेंगे। तो माइटोकॉन्ड्रिया आर द साइट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन की साइट होती है। दे प्रोड्यूस सेलुलर एनर्जी, बहुत इंपॉर्टेंट है, दे प्रोड्यूस सेलुलर एनर्जी, कोशिकीय एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, ध्यान रखना, ठीक है। सेलुलर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, ठीक है। किस फॉर्म में, एडिनो ट्राइफॉस्फेट, एटीपी की फुल फॉर्म क्या होती है, एडिनो ट्राइफॉस्फेट के रूप में क्या करते हैं ये एनर्जी, सेलुलर कोशिकीय एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। इसीलिए क्या कहा जाता है, हैंस, ये जो स्ट्रक्चर होती है ये क्या कहलाती है, हैंस दे आर कॉल्ड, हैंस दे आर कॉल्ड, क्या कहलाते हैं, ठीक है, दे आर कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल, पावर हाउस ऑफ द सेल। हमारी जो कोशिका होती है उसका ये क्या कहलाता है, ये पावर हाउस कहलाता है, यानी कि कोशिकीय शक्ति गृह कहलाता है, ठीक है। तो फंक्शन बड़ा महत्वपूर्ण है इसका, ठीक है। प्रश्न पूछा जा सकता है, क्वेश्चन पुटअप किया जा सकता है आपसे कि जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसे पावर हाउस क्यों कहते हैं, तो क्या बताएंगे, द माइटोकॉन्ड्रिया आर साइट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन, दे प्रोड्यूस सेलुलर एनर्जी, क्या करते हैं ये एरोबिक रेस्पिरेशन के माध्यम से सेलुलर एनर्जी को प्रोड्यूस करते हैं इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, एटीपी के रूप में, और ये एटीपी माइटोकॉन्ड्रिया के रूप में क्या हो जाती है, माइटोकॉन्ड्रिया में संग्रहित हो जाती है। इसलिए हम क्या करते हैं, हम क्या कहते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो पावर हाउस कहलाता है हमारी कोशिका का, ओके।
तो ये हमारा माइटोकॉन्ड्रिया था। आई होप आपका टॉपिक जो है वो बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। इसके स्ट्रक्चर हमने बताई, आपको डायग्राम बना के बताया, और साथ साथ इसकी जो ब्रीफ हिस्ट्री थी उसके बारे में हमने आज चर्चा की है। आई होप ये क्लास आपको बिल्कुल अच्छी तरह से पसंद आई होगी, और पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कमेंट जरूर किया करो कि सर आज का हमें वीडियो कैसा लगा, कैसा नहीं लगा। कमेंट का ऑप्शन नीचे होता है, अच्छी तरह से कमेंट नहीं करते हैं आप। जब अच्छा नहीं लगता, आपके कमेंट हमें मोटिवेट करते हैं ज़्यादा अच्छा पढ़ाने के लिए। क्यों? क्योंकि उसके अंदर आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं कि आपको क्या चीज़ जो है पसंद आई, और क्या टॉपिक जो है वो आपको अच्छी तरह से समझ में नहीं आया। तो इस तरह से, ठीक है। जैसे हिंदी मीडियम वाले जो बच्चे हैं, उन्होंने मेरे से कल हमने एक टॉपिक पढ़ाया था माइटोकॉन्ड्रिया, उसके अंदर ठीक है राइबोसोम की जो थी वो 17S और 80S प्रकार के जो राइबोसोम होते हैं वो बताने की कोशिश की थी, ठीक है। तो एक बच्चे ने कमेंट किया था कि सर ये 17S और 80S राइबोसोम होते क्या हैं, ठीक है। तो आज हम उनको बिल्कुल क्लियर करेंगे। ये हमें पता किससे लगा? आपके कमेंट से लगा। सो कमेंट ज़रूर किया करो। ओके, गुड बाय, हैव ए नाइस डे।